नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? Hi Rahul, welcome to episode 16 of the Atman Show. And we had Holi past week. So, how did you play Holi? How did you spend your time in playing Holi? नमस्कार आप सभी को, जितने भी मित्र हैं उन सबको भी हैप्पी होली। और होली जो है यह वैसे तो भारतीय कल्चर की और हिंदू कल्चर की सबसे बड़े और रंगीन त्योहारों में से एक है। समरसता हो या आपसी प्रेम हो, प्रेम का जो प्रतीक है वो एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो वो हम लोगों का होली है। अब यह पूरे विश्व भर में एक प्रेम की भावनाओं को बढ़ाने के लिए होली का उत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह रंग गुलाल से सभी लोगों ने होली खेला है, तो ये एक रंग का उत्सव जितना अच्छा हो उतना ही दिखने में भी अच्छा लगता है। Okay. So, तो today we are going to talk about Dwarka, the sunken city of Krishna. एब्सोल्युटली, द्वारिका के बारे में एक्चुअली आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है द्वारिका। और हमारे श्री कृष्ण जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं महाभारत कालीन, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जाएंगे। क्योंकि महाभारत से जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के और वैश्विक इतिहास में एक गहरा प्रभाव इसका छपा हुआ है। और उसमें द्वारिका का रोल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वारिका है क्या? द्वारिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्वतः ही नाम आता है श्री कृष्ण का, क्योंकि द्वारिका श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक अभिन्न और सबसे बड़ा हिस्सा है। द्वारिका का जब हम बात करते हैं, द्वारिका का मतलब होता है कई द्वारों का शहर। द्वारिका जो बना गया था तो उनका जो है पूरा हर एक जगह समुद्र के बीचों बीच जैसे बनाया गया था, समुद्र के उथले भाग में बनाया गया था। और यह इससे दुनिया का इससे बड़ा आर्किटेक्चर आपको कहीं और उदाहरण के स्वरूप नहीं मिलेगा। तो यही इस चीज के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके डिस्कवरी कैसे हुआ था, यह समुद्र के अंदर कैसे डूब गया, और इसकी खोज के बाद किस तरह के अलग अलग चीजों को ढूंढा गया, उनसे क्या क्या अंदेशा लगाया गया, कैसे हुआ, क्या क्या सभ्यताएं वहां पे थी, किस तरह के लोग रहते थे, वो सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो यह काफी लंबा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। द्वारिका तो सबसे बड़ी बात है कि द्वारिका संस्कृत में इसको पहले हम कहते थे द्वारवती। द्वारवती का मतलब होता है जो महान ऐसा एक नगर जहाँ पे कई द्वारों का एक समूह हो, उसे हम द्वारिका कहते हैं। क्योंकि द्वारिका समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ था, तो यहाँ जाने के लिए कई पत्तन से होकर गुजरना पड़ता था, इन चीजों से जुड़ा हुआ था। और विशेष रूप से यह एक जलदुर्ग के रूप में इसको यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जलदुर्ग एक रक्षणात्मक और रक्षात्मक दो तरह का संरचनाओं से जुड़ा होता है। आप जो चित्र में देख रहे हैं उसमें आप क्लियरली रूप से देख रहे हैं, एक श्री कृष्ण जब द्वारिका का निर्माण करवाए, तो निर्माण करने के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका आ रहे हैं तो उनके इस एआई जनरेटेड कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीर है फर्स्ट स्लाइड में, जिसमें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप राइट साइड से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे द्वारिका का एक टापू जैसा है, जहाँ पे द्वारिका का एक छोटा सा कोई शहर जैसा बना हुआ है, और लोग जो है नाव के सहारे से वहां पे जा रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं। तो द्वारिका द्वारों के जो है कई अधिकता के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में इसे ख्याति प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि द्वारिका की जो स्थापना किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था जब ये मथुरा से पलायन कर गए थे जरासंध के बार बार युद्ध करने के कारण, उनके कई चीजों के जरासंध के बार बार आक्रमण होने के कारण अपने प्रजाओं की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए और सुख शांति से रहने के लिए वो द्वारिका की तरफ आए और यहाँ पे एक अपनी नगरी बसाई, जिसे हम आज भी द्वारिका के नाम से जानते हैं। तो वो आपने इस बोला कि किसी ने वो अटैक करते थे, हु वाज दैट? लाइक थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बता सकता है? एक्चुअली हाँ, मगध साम्राज्य था, जो बिहार का ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य के राजा थे उस समय जरासंध। और जरासंध कंस का ससुर भी लगता था। तो कंस को मारने के बाद जब श्री कृष्ण वहां पे राजा बने,
तो उसने क्या किया, जो जरासंध बदला लेने के लिए मथुरा पे बार बार आक्रमण करने लगे। और उससे तंग आकर के श्री कृष्ण जो है अपनी प्रजाओं को सुरक्षित रखने के लिए वहां से पलायन कर गए और द्वारिका नामक जगह को चुना, और वहां पर समुद्र के बीचों बीच पूरे नगर को बसाया और अपने पूरे लोगों को वहां पे शिफ्ट किया। तो इस तरह से ये इनका कहानी है कि इनका मुख्य कारण था द्वारिका आने का कि वो वहां से मथुरा से पलायन किए थे। और मथुरा अभी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है। और अभी जो है या आप जब यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसमें जो ये समुद्र के नीचे का एक उथला हुआ हिस्सा है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो मरीन आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने इसको खोज किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा जो पत्थर का है वो सीढ़ीनुमा बना हुआ है, और उसके ऊपर एक बड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे अभी अज्ञात ही माना जा रहा है। ये स्ट्रक्चर अभी काफी मतलब समुद्र के अंदर जो है बेट द्वारिका है, द्वारिका से कुछ दूरी पर है, समुद्र के बीचों बीच है। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पे सारा चीज समुद्र के नीचे विपुल मात्रा में, कई मतलब कि अनसक असंख्य मात्रा में समुद्र के नीचे ये डूबा हुआ है, जिन्हें अब आर्कियोलॉजिस्ट धीरे धीरे बाहर, कोई जो निकालने वाली चीजें हैं जिन्हें हम अध्ययन के हेतु निकालते हैं, उनको बाहर निकाल के फिर रखा जा रहा है म्यूजियम में। तो हाँ, इसके स्थापना की हम बात कर रहे थे। तो हाँ, इसमें आप देख पा रहे हैं राइट कॉर्नर पे जो है ये एक द्वारिका का एक छोटा सा, यानी कि एक ऐसा दुर्ग नुमा स्ट्रक्चर को एक निरूपण किया गया है कि किस तरह से चारों तरफ से दरवाजा बना हुआ था, और लोग उस पत्तन से होते हुए, नाव से होते हुए उस दरवाजे पहुंचते थे, फिर अपने नगर में प्रवेश करते थे। ये जो आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं चित्र में, ये द्वारिका, बेट द्वारिका से पहले और समुद्र के बीचों बीच द्वारिका जहाँ पे अभी है, और वहां से बेट द्वारिका के बीच में, जो द्वीप के बीच में जो एक समुद्र का उथला हुआ भाग है, वहां पे ये फर्श मिला है, जहाँ पे पतले ईंटों का बहुत बड़ा फर्श मिला है। तो ये सब जो है द्वारिका का ही वो निशानी है, जो अपनी कहानी बयां कर रहा है कि हमारा इतिहास अब भी जिंदा है। बस हमें खोजने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है। और जब हम किसी इतिहास को समझते हैं तो उसके एक एक चीजों को भी समझना जरूरी होता है, उनके परिप्रेक्ष्य को समझना भी जरूरी होता है। हाँ, तो इस जब इस शहर का निर्माण करवाया गया था, तो इसके चारों तरफ यानी कि पूरे मथुरा के चारों तरफ जो है ऊंचा ऊंचा दरवाजा, दीवारें को बनाया गया था। इसमें कई सौ दरवाजे थे, ये सारी चीजों को बनाया गया। इसमें तो उस समय द्वारिका को जो है द्वारवती के नाम से भी जाना था, और गोमती द्वारिका, अनारतक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, ये सब नामों से भी इनको जाना गया था। अब है कि यह अभी का सिचुएशन कहाँ पे है, यानी कि जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो ये किस जगह पे है। तो ये जो है गुजरात के दक्षिण पश्चिम कोने में, जहाँ पे अरबियन जो सागर है, उसके कोने में ये बसा हुआ है, जो चार धामों में से एक माना जाता है। इसको हम अभी द्वारिकाधीश भी कहते हैं, ये जगह है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, तो ये जो है जब आर्कोलॉजिस्ट जो है ये पानी में डाइव करके गए थे, तो उनको ये एक छोटा सा दीवार मिला था, दीवार का एक हिस्सा मिला था। वही आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड करिए। हाँ, जब हम द्वारिका को समझते हैं तो इसके साथ एक और सभ्यता है भारत की, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जानते हैं, या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। वहां पर भी एक सील मिला था, एक मोहर मिला था, जिसका यदि थोड़ा सा उल्लेख करते हैं तो वही उसी तरह का जो है वहां पर भी एक श्रृंगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न मोहर, उसी तरह से द्वारिका में भी यूनिकॉर्न मोहर प्राप्त हुआ था। आप यहाँ पे उसको भी देख पा रहे होंगे। ये द्वारिका का एक मुहर था, जो श्री कृष्ण की नगरी का एक प्रमाण है कि वहां पर इसको पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसमें आप पूरा क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो जो डाइवर है वो यहाँ पे एग्जामिन कर रहा है कि यहाँ पे क्या क्या जो एंटिक्वी है, जो भी कुछ भी है, उसको वो देख पा रहा है। तो यहाँ पे एक जो कॉपर वेस्ट मिला था वो भी यहाँ पे, क्योंकि जो हड़प्पन युग है वो भी कॉपर एज युग को माना जाता है। तो वो सारा चीज जो जो डूबा हुआ बिल्डिंग है, उन चीजों को यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा गोला चट्टान जैसा दिख रहा होगा, वो भी है। ये सब चीजों को प्राप्त किया गया है, और उस चीज को नाप करके, माप करके सबको जो है रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, हाँ,
इसमें जो देख रहे हैं इस पे आपको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज मिलेगा। एक लूनर शेप में यानी कि अर्धचंद्र के शेप में एक चट्टान का एक पहाड़ यानी कि एक पत्थर का टुकड़ा मिला है, जिससे पता चलता है कि वहां पे रिंग वेल का भी निर्माण होता था। और जो हो सकता है कि वो किसी जो महलनुमा जो बड़ा सा कोई कमरा होगा उसको सजाने के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा। ये सारा जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडेड है फाइंड उसको ये दिखाया गया है। ये जो है उनका ये जो है द्वारिका का वॉल है जिसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा जो अवशेष बच गया था वो अवशेष आप इसको देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा अवशेष अब भी है जिसे हम देख पाते हैं। यहाँ पे रिंग एक वेल दिख पा रहा है और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ा सा ईंट दिख रहा है। ये दोनों चीज है। तो द्वारिका की एक चीज और हम चर्चा करना चाहेंगे कि जब द्वारिका को बनाया गया था तो ये एक पूर्ण नियोजित था। यानी कि एक होता है जैसे कि अभी हम लोग घर बनाते हैं तो नक्शा को बनाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से सजा करके फिर उस पे हम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं घर बनाने के लिए। उसी तरह से द्वारका को भी जो है एक स्ट्रक्चर वाइज बनाया गया था, एक नियोजित यानी पूर्ण रूप से सोच समझ के बनाया गया था। 6 सेक्टरों में इस पूरे इसको पूरे द्वारिका नगरी को विभाजित किया गया था, जिसमें कुछ जगहों पे महलनुमा क्षेत्र थे, कुछ वाणिज्यिक क्षेत्र थे, कहीं चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े चौक जैसे बना हुआ था, जो 90 डिग्री के एंगल पे भी जो सड़कें हैं वो भी बनी हुई थी। कहा जाता है कि लगभग 7 लाख कमरे, 7 लाख घर जो है उस पूरे नगर में बने हुए थे। उसके साथ ये कई ऐसे सजावटी चीजों से बनाया गया था जो देखने में अत्यंत ही सुंदर दिख रहा था। ये सारी चीजें जो दिखता था उस समय। इसके बारे में महाभारत में ही ये कोट्स किया गया है सभा पर्व में द्वारिका के बारे में। इसका एक हम बोल रहे हैं कि इसको द्वारिका में एक नाम और दिया गया था महाभारत में, इसको बोलते हैं वर्धमान। उसमें कहा गया था कि वर्धमान पूरम द्वार मां साधम पुरुषोत्तम मम। इसका मतलब होता है कि जो द्वारका का जो नाम है वो वर्धमान भी था। उस समय के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो नाम है ये हमेशा से रहा है। तो ये एक इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ चीज है। उसी में एक चीज और का उल्लेख किया गया है कि द्वारिका जो है यह चारों तरफ उद्यान से घिरा हुआ था। उद्यान का मतलब होता है कि जितने भी चारों तरफ जो भाग है वहाँ अभी के दौर का जो पार्क जैसे जो मॉडर्न पार्क बनाया जाता है, चारों तरफ फूल की क्यारियां, ये सब चीजों से मतलब कि वेल मतलब डिजाइन करके बनाया गया था और काफी अच्छे से सजा करके द्वारिका को बनाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। Yeah. हाँ, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि द्वारिका डूबा कैसे, उसके बारे में एक जो मैप है वो दिखाया गया है कि आज से जो है लगभग 7,000 साल पहले, यानी कि लगभग हम मान लेते 5,000 BC के आसपास और उसके बाद 3,000 BC के आसपास, इसके बीच में जो है समुद्र का लेवल बढ़ा था। समुद्र के लेवल के बढ़ने से जो भारत के आसपास के क्षेत्र थे जो समुद्र से टच में थे, वो उनका लेवल बढ़ने से वो डूब गया। तो वो भी आप यहाँ पे एकदम क्लियरली ज्योग्राफिकल साइंटिफिक रिसर्च जो हुआ है उस पे भी हम देख समझ समझ सकते हैं कि द्वारिका का डूबने का मुख्य कारण क्या था। वहां पे सुनामी आया था जिसके कारण वो द्वारिका नगरी जो पूरा का पूरा है वो समुद्र में डूब गया था। ये एक आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ जूलॉजिकल एविडेंस भी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। हाँ, ये एक लिपि मिला है कि आप जब इसको कोट्स करेंगे तो पता चलता है कि अभी तक जो इसके बारे में जानकारी है वो अप्राप्त ही है, लेकिन जब इस लिपि को पढ़ा जाएगा तो और भी जानकारियां बाहर आएंगे। सी लेवल जो राइज हुआ तो उसके बारे में बताया गया। हाँ, ये जो देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, इसमें द्वारिका के बारे में तो जो हम बताए थे वो है, लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे एक चौक चौराहा जैसा बनाया हुआ है। और उस पूरे चौराहे को एक एंगल पे बनाया गया है ताकि जो भी गलियों का जो भी सड़कें हैं वो एक जगह पे आके मिलेगा और वो मुख्य बाजार से भी जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद जो राइट कॉर्नर में देख पा रहे हैं ये है एक जिस तरह से आजकल जब कोई पत्थर का बड़ा सा चौक बनता है तो वही ये चौक है। जो उस समय का चौक अभी हम लोग को मिला है तो उसको हम वहां से निकलवा करके
म्यूजियम में रखवाया गया है। ये द्वारकाधीश मंदिर के पास ही मिला था। ये भगवान विष्णु का ये मूर्ति है जो खंडित अवस्था में मिला था। उसके बाद ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो वहां से प्राप्त हुआ था। इसमें जो पत्थर की ईंटें हैं वो, उसके बाद जो लंगर होता है जहाज का वो, और सील्स मोहर, ये सारी चीजें वहां से प्राप्त हुई। जी, ये रिंग वेल है। ये रिंग वेल का मतलब होता है कि जो पानी संचयन का जो व्यवस्था किया गया था वो सारा चीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो समुद्र के नीचे जो टूट चुका है, पूरा जो महल टूट चुका था, उनका पूरा का पूरा ये अवशेष समुद्र के नीचे बिखरा पड़ा है। जो एक एक चित्र जो है गवाही दे रहा है कि वहाँ अब भी खुदाई की विशेष आवश्यकता है। लेकिन भारत सरकार मरीन आर्कियोलॉजी से नहीं पता क्यों दूर है। इस पे कम से कम इस चीज को फोकस करना चाहिए था। श्री कृष्ण की नगरी को जब ढूंढना ही है तो हर एक चीज की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। ये स्ट्रक्चर है, आपको ये भी ईंट का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ईंट जो है ऊपर भाग में ही मिला था। यानी कि जो दीवार है उनके ऊपरी भाग में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो दुर्ग था उसका ये ईंट है। ये आपको जो लंगर होता है जहाज को रखने के लिए, उनका ये अवशेष। जी, इसमें तो पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। देख सकते हैं कि बेट द्वारिका के ऊपर जो जिस उथले भाग पे जो मंदिर बनाया गया था वो मंदिर है। उसके बाद उस मंदिर के साइड में जो समुद्र का जो स्थल है, उसके नीचे का जो कीचड़ वाला भाग है वहां पर जो मिला था वो ये है। उसके बाद एक घंटी मिला था धातु का, वो प्राप्त हुआ था द्वारिका से सील के रूप में वो। उसके बाद ये रिंग वेल मिला था। ये सारा चीज है। सबसे बड़ा एविडेंस यहाँ पे एक चीज का होता है कि द्वारिका जब द्वार की नगरी है तो उसका तो दुर्ग होना चाहिए। और दुर्ग का सबसे बड़ा एविडेंस है कि वहां पे जो भी दीवार मिला है वो काफी लंबे, काफी चौड़े और काफी मजबूत दीवार का अवशेष प्राप्त हुआ, जिससे यह पूरी तरह से प्रूफ है कि द्वारका जो है काफी सुंदर और काफी बेहतरीन और सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया शहर था। जी, ये ये एविडेंस भी आप यहाँ पे देख पा लेंगे। ये तो है जब किसी घर को बनाते हैं तो नीचे में जब हम सीमेंट यूज करते हैं, उसका नींव डालते हैं, उसका ये अवशेष है। दूसरा ये है कि लेड एग्नॉइड्स जो है, जो पंफर से प्राप्त हुआ था, वो शिप वेक का है। यानी कि जहाज जब जहाँ पे लगाया जाता है, जो पत्तन या टूट, तो उसी का जो अवशेष है जहाज का बचा हुआ, वही सारा चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये ऐसा रॉ है जिन्होंने इसको अच्छी तरह से एक्सकेवेशन के लिए तैयार किया था। और पूरी भारतीय आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ पे लगाया गया था। तो उसका एक एक चीज को आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं। जी, हाँ, ये तो आपको हो गया वही जो पत्थर का चौक है वो। और ये हो गया आपको जो उनका वॉल था, वो उनका ये अवशेष। एक्चुअली आज यदि हम इसको यहाँ तक रख लेते हैं, कल वाले एपिसोड कल भी शायद कंटिन्यू कर लेंगे इस एपिसोड, आई थिंक। Okay, all right. So we'll continue our episode about Sanket Dwarka in our next episode. So thank you, Rahul. Do you have anything to say for my viewers of the Atman Show? जी बिल्कुल। द आत्मन शो को देखने वाले जितने भी हमारे मित्रगण, वो आप इस चैनल से जुड़िए और उनसे एक स्पेशल जो है रिक्वेस्ट ये चीज की, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, अपने इतिहास की बात करते हैं, तो उनमें एक विशेष दृष्टि की जरूरत होती है। क्योंकि आप उनको जब पॉजिटिवली लेते हैं तो वो हमारे लिए भी पॉजिटिव होता है। तो इन चीजों को देखने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए आप द मन शो पे आइए और जुड़िए। विशेष धन्यवाद अनामिका जी आपका भी। Okay, thank you. Bye, Rahul. ओके, बाय।